स्कूल, माई सेल्फ यस दीपशिखा। आज हम रेरा एक्ट के केस लॉज को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंपटीशन एक्ट के केस लॉज को कवर किया था एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन केस लॉज को साथ साथ में रिवाइज कर रहे होंगे। हम इनका एक ब्रीफ ओवरव्यू आज ले लेते हैं जो रेरा केस लॉज दिए गए हैं ICAI स्टडी मैट में। तो सबसे हमें 10 केस लॉज दिए गए हैं। इन सभी केस लॉज को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट केस लॉ में जो दिया गया है M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दिनेश शर्मा। तो इस केस लॉ में क्या मेन इशू हुआ था कि वेदर प्रोसीडिंग्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुड बी कमेंस्ड बाय होम बायर्स अगेंस्ट डेवलपर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रेरा। तो इस केस में मेन इशू ये था कि क्या अलॉटेड जब उनको रेरा कानून में जब उनके पास रेमेडी अवेलेबल है तो क्या फिर वो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कानून इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या जो अलॉटेज हैं वो रेरा कानून में जो रियल एस्टेट अलॉटेज के लिए बना दिया गया है, जब रेरा एक्ट जो है वो स्पेशली अलॉटेज के लिए बना दिया गया है, तो क्या वो कंज्यूमर फोरम में जाकर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो आंसर आया एब्सोल्युटली यस। जो रियल एस्टेट अलॉटेज है जब भी उनको कंपनसेशन क्लेम करना होगा, जब उन्हें कोई तकलीफ होगी, उनके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। रेरा एक्ट के अकॉर्डिंग भी वो लोग रेमेडी मांग सकते हैं एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग भी रेमेडी मांग सकते हैं। कई बच्चों को लगता है कि दूसरे कोर्ट्स जो है वो रेरा के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन अब चक्कर ये है कि अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो कंज्यूमर फोरम को कोर्ट नहीं माना गया। जो कंज्यूमर फोरम जो है वो कोर्ट्स में नहीं आते, तो इसलिए जो अलॉटेज हैं उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रेमेडी अवेलेबल की गई है। तो इसलिए जो अलॉटेज हैं उनके पास ऑप्शन है कि जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी रेमेडी अवेलेबल है एंड रेरा एक्ट में भी रेमेडी अवेलेबल है। तो इसमें यही मेन मुद्दा डिसाइड किया गया था। सो नेक्स्ट केस लॉ में जो दिया गया है फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस लॉ में मेन मुद्दा क्या हुआ था कि एक वेस्ट बंगाल हीरा करके एक जो कानून बनाया गया था वेस्ट बंगाल में, जो कि रेरा एक्ट के पैरेलल ऑपरेट करता था। तो इसमें जो कानून बनाया गया था, तो अब मुद्दा ये हुआ कि रेरा एक्ट प्रीवेल करेगा या वेस्ट बंगाल हीरा कानून जो कि उसके पैरेलल है वो प्रीवेल करेगा। तो हिंदुस्तान में जब रेरा कानून भी बन गया, सवाल उठा कि ये दोनों कानून जो पैरेलल हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है रेरा एक्ट एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो वेस्ट बंगाल हीरा करके कानून बनाया है। तो दोनों में से क्या करेगा, कौन सा प्रीवेल करेगा। तो जवाब आया कि सेंट्रल लेजिस्लेशन प्रीवेल कर जाएगा। जो ये वेस्ट बंगाल हीरा कानून बना हुआ था उसमें कुछ प्रोविजन जो थे वो रेरा के खिलाफ जाते थे। तो ये मान लिया गया कि वेस्ट बंगाल हीरा जो कानून बना हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो ऑलरेडी अप्रूवल दे दिए गए हैं उसमें कोई टेंशन नहीं आएगी, जो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो रेरा कानून है वो प्रीवेल करेगा। सो जो हमें नेक्स्ट केस लो दिया गया है वो है लवासा कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस जितेंद्रा जगदीश तुलसियानी। इस केस में मेन मुद्दा क्या हुआ था कि जो लवासा कॉरपोरेशन नाम की जो एंटिटी थी वो क्या करती थी कि जब अलॉटेज को अलॉटमेंट करती थी, एग्रीमेंट टू सेल नहीं एग्रीमेंट टू लीज करती थी वो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेज हुआ वो ये हुआ कि रेरा कानून में तो एग्रीमेंट ऑफ लीज की बात ही नहीं की गई, तो क्या एग्रीमेंट ऑफ लीज वाले कानून में भी रेरा एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, सारे डॉक्यूमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन किया, तो मुद्दा ये पता चला कि जो डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो उस डॉक्यूमेंट के नाम में एग्रीमेंट टू लीज वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन जो काम तो पूरा जो कर रहे हैं वो एग्रीमेंट टू सेल वाला ही कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज डॉक्यूमेंट को एग्रीमेंट टू लीज बोल रहे थे, दैट डज नॉट मीन कि डॉक्यूमेंट का नेचर बदल गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्यूमेंट का एक्चुअल नेचर तो एग्रीमेंट टू सेल का ही है। एंड ये बोला गया कि एग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा एंड रेरा एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। ये नाम मात्र ही एग्रीमेंट टू लीज बोलते थे बट एग्रीमेंट ऑफ सेल की तरह ऑपरेट करते थे, हैंस रेरा एप्लीकेबल होगा। तो हैंस इस केस में जो है वो रेरा एक्ट को एप्लीकेबल
किया गया था। नेक्स्ट केस लो जो हमें दिया गया है, फोर्थ केस लो, नीलकमल रियल्टर सुबुर्बन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस लो में क्या मेन मामला था कि जो रेरा के सारे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि जो रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कानूनों में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। जो रीट के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कानून जो बने हुए थे उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी कि जो फाइनेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया था, और उस वजह से बहुत बड़ा चेंज ये किया गया था कि जो सिर्फ अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसमें, अपीलेट ट्राइब्यूनल में मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, उसको बस ठीक किया गया, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशनल को वैलिड मान लिया गया था। तो देन हम नेक्स्ट केस लो पर चलते हैं जो कि हमें दिया गया है IREO ग्रेस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अभिषेक खन्ना एंड अदर्स। इस केस लो में मेन मुद्दा क्या हुआ था कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का डेट है उसको कब से काउंट करेंगे, सबसे मेन बात यही हुई उठी थी। तो इस केस में जो डेवलपर बोल रहा था कि फायर एनओसी जब से मिला तब से काउंट करेंगे, और जो अलॉटिस क्या बोल रहे थे कि नहीं, जिस दिन से बिल्डिंग प्लान सेंक्शन हुआ उस दिन से हम लोग दिन गिनना शुरू कर देंगे। तो इसमें फिर क्या डिसीजन आया, डिसीजन ये आया कि जो फायर एनओसी जब तक नहीं मिलता, जिस दिन से फायर एनओसी मिलेगा उस दिन से टाइम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। दूसरा मामला एक इसी केस में ये भी आया था कि अगर एक तरफा एग्रीमेंट करते हैं, अगर जो बिल्डर है अगर वो एक तरफा एग्रीमेंट करता है तो उस केस में क्या बायर को उसकी सुननी पड़ेगी? आंसर इज नो। अगर किसी प्रमोटर ने, बिल्डर ने या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोटर ने अगर कोई वन साइडेड एग्रीमेंट किया है तो ऐसे केस में उसको क्या मान लिया जाएगा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग बायर विल नॉट बी बाउंड बाय सच वन साइडेड एग्रीमेंट। तो एंड फर्दर वन मोर क्वेश्चन ये भी उठा था कि वेदर प्रोविजंस ऑफ रेरा बी गिवन प्राइमेसी ओवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बात फिर से ये उठी कि जब रियल एस्टेट नोटिस के लिए रेरा कानून बना दिया गया तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी क्यों रेमेडी मिल रही है? तो फिर आंसर ये है कि रेरा कानून जो है एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो दोनों का एक साथ चलते हैं। अलॉटिस के पास चॉइस है कि रेरा एक्ट में भी जा सकते हैं एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जा सकते हैं, दोनों में ही अलॉटिस को रेमेडी अवेलेबल है। देन हम नेक्स्ट केस लो पर चलते हैं, कीस्टोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनिल वी थारथारे। इस केस लो में क्या हुआ था? इस केस में मेन इशू ये हुआ था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ EIA नोटिफिकेशन, इज देयर नीड फॉर फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर एक्सपेंशन बियॉन्ड लिमिट्स अप्रूव्ड बाय प्रायर EC। इस केस के फैक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं हम। द कंस्ट्रक्शन एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 32,000 approximately square meter to 40,000 approximately square meters. The developer did not comply the procedure under para 7(2) of the environmental impact assessment notification, but rather sought an amendment to the earlier environmental clearance. तो इस केस में क्या चल रहा था? कंस्ट्रक्शन चल रहा था जो कि अप्रोक्सीमेटली 32,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में, तो उस पार्टिकुलर एरिया के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लिया गया था, जबकि बाद में उन्होंने 32,000 के बदले 8,000 स्क्वायर मीटर ज़्यादा बना दिया, एक्स्ट्रा बना दिया। तो बात ये थी कि क्या एनवायरमेंटल क्लियरेंस वापस से ले लेनी चाहिए, या ये जब एक्स्ट्रा 8,000 स्क्वायर मीटर पर जिस पर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, या फिर आपको जो है वो पहले वाले पर ही मिल जाएगा, या आपको दोबारा से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो आंसर आया कि आपको दोबारा से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना चाहिए था, जो कि इस केस में पार्टी ने नहीं लिया था। देन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पार्टी पर पेनल्टी भी लगाई एंड ये बोला गया कि फ्रेश एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको ले लेना चाहिए था। तो देन हम नेक्स्ट केस के ऊपर चलते हैं, इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड वर्सेस अनिल पटनी एंड अनदर। इस केस में मेन मुद्दा क्या हुआ था?
इस केस लो में मेन इशू ये हुआ था कि वेदर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वुड बी एडिशनल रेमेडीज। तो इसमें ये काफ़ी सारे ये मुद्दे उठे थे। तो इसका मैं आपको एक क्रक्स बता देती हूँ कि जो रेरा एक्ट है एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड जो आईबीसी एक्ट है, ये तीनों एक्ट की बात की गई थी कि रियल एस्टेट प्रोड्यूस के पास इन तीनों एक्ट्स में राइट्स है कि ये बोला गया कि रियल एस्टेट अलॉटिज रेरा एक्ट में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दोनों में ही रेमेडी मांग सकते हैं। अलॉटिज की क्या है, चॉइस है। उसके ऊपर एक ये बात भी सामने आई कि अगर अलॉटिज को घर भी नहीं मिला या फिर उनको पैसे भी नहीं मिले तो फिर उस केस में क्या होगा, क्योंकि उनको पैसे भी वापस नहीं मिले एंड उसके बदले या फिर उनको घर भी नहीं मिला, तो उस केस में जो आईबीसी में क्या कर सकते हैं, वो एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर लोटिस के पास क्या है, राइट्स है कि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी जा सकते हैं। जब रेरा कानून एंड आईबीसी में टकराव होगा तो आईबीसी प्रिवेल करेगा, अदरवाइज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल होगा। तीनों कानून एक साथ क्या करेंगे, पैरेलली चलते हैं। तो तीनों कानून एक साथ अलॉटिज को अधिकार देते हैं। तो अब ठीक है, एक बात ये भी आई कि जब आईबीसी और रेरा में टकराव होगा तो कौन सा एक्ट प्रीवेल करेगा, तो आईबीसी एक्ट प्रीवेल करेगा। ये एक इम्पोर्टेंट केस लो है हमारा। देन हमारा नेक्स्ट केस लो जो दिया गया है, रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर एंड अदर्स के नाम से जो केस लो दिया गया है। इस केस में मेन बात ये हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी में रह रहा है और उसको उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी में रहते हुए 12 साल हो चुके और उस प्रॉपर्टी पर किसी और ने, किसी भी पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई भी उस प्रॉपर्टी को चैलेंज करने के लिए नहीं आया, तो ऐसा मान लिया गया कि लिमिटेशन कानून में कि जो आदमी उस प्रॉपर्टी में रह रहा है वही उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है एंड उसी आदमी की प्रॉपर्टी है। जब कोई अगर 12 साल एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी में रह लिया है तो 12 साल रह जाने के बाद वह व्यक्ति अपना अधिकार सबके सामने जता सकता है। उसके ऊपर कोई केस करे, उस व्यक्ति पर अगर कोई केस करे तो एज ए डिफेंडेंट वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करेगा। वो बोलेगा कि मैं यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ एंड तब आपने कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई, आपने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज किया, तो क्वेश्चन रेज करना चाहिए था। तो अब लिमिटेशन एक्ट के तहत क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला था, इसलिए आप ये क्या है, ये केस क्या है, रेरा एक्ट के अंडर में दिया गया है। तो इसका मेन क्रक्स यही था कि अगर कोई इंडिविजुअल 12 साल से एक प्रॉपर्टी में रह लेता है तो वो उसका रियल ओनर माना जाएगा। तो नेक्स्ट केस में हम चलते हैं विक्रम चटर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या डिसाइड किया गया था, ये एक बहुत अच्छा केस है। इसमें क्या, एक अमरपाली ग्रुप करके एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ग्रुप था इस केस में। ये एक बताते हैं इसका क्या स्टोरी हुई थी। इसमें जो अमरपाली ग्रुप था वो एक रियल एस्टेट कंपनी थी। उसने उन्होंने क्या किया, 42,000 फ्लैट बनाने का उन्होंने वादा किया एंड बोला कि हम 3 साल में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे, वो बिल्डिंग का पोजेशन भी दे देंगे। बट ऐसा नहीं हो सका। जो अमरपाली ग्रुप ने जितने भी रियल एस्टेट अलॉटिज से जो पैसे लिए थे, अलॉटिज का जो पैसा था उसका मिसयूज किया, उसको उन्होंने कहाँ लगाया, दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दिया एंड अलॉटिज के लिए यूज नहीं किया गया, डायरेक्टर्स के नाम पर पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। देन क्या हुआ, 3 साल हो चुके थे, अलॉटिज को कोई अपार्टमेंट नहीं मिला, अपार्टमेंट का तो नामो निशान ही नहीं था, जितना वादा हुआ था उसके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ, ऊपर से पैसे की हेरा फेरी का आरोप लगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमरपाली ग्रुप का जो रेरा रजिस्ट्रेशन किया गया था उसको कैंसिल कर दिया जाए एंड जो भी प्रोजेक्ट अधूरा था वो सरकार की एक एनबीसीसी करके एक संस्था है जो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो एनबीसीसी को बोला गया आप बचे हुए कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कीजिए और एनबीसीसी के 8% प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए भी इजाज़त दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
वो अमरपाली ग्रुप में जो पैसा आया था जो अलोटिस का था, तो उस पैसे से अलोटिस के घर बनने चाहिए। एंड जो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो अमरपाली ग्रुप से उनको अगर पैसा वसूलना है तो वो अमरपाली ग्रुप के दूसरे एसेट से पैसा वसूल सकते हैं। जो एसेट्स अलोटिस के लिए है, जो बैंक्स है उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। जो पैसा अलोटिस के लिए है उसमें से पैसा रिकवर नहीं कर सकते बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि अमरपाली ग्रुप ने जितने भी मॉर्टगेजेस किए थे, वो मॉर्टगेजेस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड अप्रूवल्स बाय अथॉरिटीज थे। अब अमरपाली ग्रुप ने कुछ मॉर्टगेजेस ऐसे किए थे जिसमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया गया था, अथॉरिटीज की एनओसी भी नहीं मिली थी, तो उन मॉर्टगेजेस की कोई वैलिडिटी भी नहीं थी। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये बोला कि अमरपाली ग्रुप एक बिल्डर वाली कंपनी है, अब उनसे जो पैसा रिकवर करना है तो अमरपाली ग्रुप के दूसरे एसेट्स से, प्रॉपर्टीज से आप रिकवर करेंगे, जो अलोटिस की प्रॉपर्टीज है उसमें से रिकवर नहीं कर सकते। तो उधर हम नेक्स्ट केस के ऊपर चलते हैं, पाइनियर अर्बन लैंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस लॉ में क्या मेन मुद्दा ये हुआ था कि जो अलोटिस हैं उनको ऑलरेडी रेरा में राइट्स दिए गए हैं, तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी उनको रेमेडी दी गई है। फिर आईबीसी में अमेंडमेंट करके अलोटिस को फाइनेंशियल क्रेडिटर में बोलकर अधिकार क्यों दे दिए गए, तो फालतू में जो है वो डुप्लीकेशन हो रही है ये बोला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका आंसर ये आया, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट केस लो है, हम एग्जाम पर्पज से आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन क्रक्स डिसीजन क्या आया था कि आईबीसी में तो शुरू से ही रिकॉग्नाइज किया गया था कि अलोटिस के पास अधिकार है, अगर कोई कंफ्यूजन या क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी इसलिए अमेंडमेंट लाया गया था एंड क्लैरिफाई किया गया कि अलोटिस के पास क्या क्या अधिकार है। नंबर 1, अलोटिस क्या है, रेरा कानून में रेमेडी मांग सकते हैं। नंबर 2 क्या है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी रेमेडी मांग सकते हैं। एंड अगर साथ साथ नोटिस को अगर पैसा भी नहीं मिला एंड बिल्डिंग का पोजेशन भी नहीं मिला, तो एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर भी उनके पास राइट्स हैं कि जो आईबीसी में वो रिकॉग्नाइज हैं, तो वो आईबीसी में एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या है, रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। अगर आईबीसी एंड रेरा कानून में दोनों में टकराव है तो कौन सा कानून प्रीवेल करेगा, आईबीसी एक्ट प्रीवेल करेगा। वैसे तो आईबीसी एंड रेरा एक्ट है, दोनों पैरेलल ऑपरेट करते हैं, बट अगर दोनों एक्ट्स में टकराव होता है तो आईबीसी एक्ट क्या है वो प्रीवेल करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट केस लो है जो आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं एंड एग्जाम पर्पज से आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आईबीसी एक्ट के केस लॉज को कवर करेंगे। आप इन केस लॉज को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो सच में अच्छी लग रही हैं तो आप इन वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस आगे फ्यूचर में लाती रहूँगी।